नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का पार्ट। पहली बात, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 10 से 12 नंबर में आपको आएगा ही आएगा। और आपको ये इतना इजी लगने वाला है क्योंकि ये 12 नंबर में जो पूछेगा वो अपने को मालूम है कि इसका लेवल क्या है, क्योंकि इन्होंने जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें जो इंटरमीडिएट में हुआ करती थी वो गायब कर दी हैं और बहुत ही बेसिक सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 उन्होंने यहाँ पे दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट और नेगोशिएशन का मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट। देखिए, ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट्स और ड्यूटीज जनरेट करता है उसे क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। जरा थोड़ा सा अंतर समझिए। एक होता है कागज और वही कागज इंस्ट्रूमेंट बन जाता है अगर उस कागज पर किसी का कोई अधिकार आ जाता है या उस कागज से किसी की कोई ड्यूटी हो जाती है। तो ड्यूटी और राइट्स को कंटेन करने वाले कागज को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके अंदर जो राइट्स हैं, उसके अंदर जो ड्यूटीज हैं, वो बस ऐसे किसी को पकड़ा दो और ट्रांसफर हो जाए। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उस कागज को कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उस प्रक्रिया को कहते हैं नेगोशिएशन। मींस एक बंदे से दूसरे बंदे को या तो डिलीवरी कर दो तो ही राइट्स एंड ड्यूटीज ट्रांसफर हो जाएंगे, या उस पर लिख दो तो ही ड्यूटीज और राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। लिख दो बोला तो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। और अगर आपने बोला सिर्फ डिलीवरी दे दो तो डिलीवरी से भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो सकते हैं। सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, देखते हैं। सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट or a bill of exchange or a check payable either to the order or to the bearer। ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो या तो प्रॉमिसरी नोट हो, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या तो चेक। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ तीन ही कहलाते हैं। एक प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक। इन तीन के अलावा कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं है। वैसे तो बैंक का करेंसी नोट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस डेफिनेशन से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कि वो यहां नहीं है। इट इज नॉट देयर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेरर। या तो ऑर्डर के कारण या तो बेरर होने के कारण नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, या तो ऑर्डर पर पेएबल है या बेरर को पेएबल है। ऑर्डर पर पेएबल है मतलब या तो किसी का नाम लिखा है कि इसको पेएबल है, या लिखा हुआ है इसके आदेश पे किसी को पेएबल है। बात करेंगे पेपर। इसके बाद आया कि साहब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? तो हमने कहा प्रॉमिसरी नोट के नोट सबसे पहले तो एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है। ठीक है, जो बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है, जिसमें एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है जो बनाने वाले द्वारा साइन किया जाता है, और वो अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है कि वो पे करेगा, एक सर्टन सम ऑफ मनी पे करेगा। या तो किसको?
जी किसी व्यक्ति को, या तो उसके आदेश पे किसी को, या तो फिर बेरर, या तो किसी सर्टन पर्सन को, या तो किसी सर्टन पर्सन के ऑर्डर पर, या फिर बेरर को पे करेगा, उसे हम कहते हैं प्रोमिसरी नोट। यानी प्रोमिसरी नोट क्या हुआ? एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग unconditional undertaking signed by the maker paying certain sum of money to a person or on order of that person or to bearer, to person, certain person, or on his order or to the bearer of the instrument. इसे हम कहते हैं क्या? प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहला एक राइटिंग होता है, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होता है, डिफाइनाइट होता है प्रॉमिस, और अनकंडीशनल होता है प्रॉमिस। मेकर उसे साइन करता है, सिर्फ मनी ही इससे पे की जा सकती है, सिर्फ निश्चित अमाउंट ही इससे पे किया जा सकता है, और जो पे होगा वो सर्टेन भी होगा, डिफाइनाइट भी होगा, आखिर में इस पे स्टैम्प भी लगा। प्रॉमिसरी नोट, मैं प्रॉमिसरी नोट को अगर देखने जाऊं तो मैं प्रॉमिसरी नोट को किस तरीके से देख सकता हूं, है ना? प्रॉमिसरी नोट कैसा होता है? इस एक ही प्रॉमिसरी नोट से अपन बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, इसलिए इसका ड्रॉ करना जरूरी है। एक ही प्रॉमिसरी नोट अपने को सब सिखा देगा। रुपीस 10 लाख, इंदौर, 31/12/2024। आफ्टर 3 months I promise to pay सुनील खत्री or who his order or to bearer a sum of rupees 10 lakhs. Stamp रविजीत सिंह खनूजा का साइन, नेम पूरा रविजीत सिंह खनूजा, टू सुनील खत्री, जय। इस पूरे डॉक्यूमेंट को आप कहते हो प्रोमिसरी नोट। पहली बात, ये राइटिंग में, हाँ, इसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, टू पे, या तो सर्टेन पर्सन को, या
सुनील खत्री जी ने ऑर्डर दे दिया कि रंजन मित्तल को पेमेंट कर दो, तो और पुलिस ऑर्डर, या इसमें ना सुनील खत्री लिखा हुआ है ना उनका ऑर्डर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे टू बेरर अ सम ऑफ 10 लाख, तो आप बेरर को भी दे सकते हो। सर्टन सम है, हाँ। सर्टन पर्सन है, हाँ। हो गया ना, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट प्रॉमिसरी नोट। इन राइटिंग, express promise to pay, definite and unconditional promise signed by maker, pay money only. To pay a certain sum, pay must be certain and then it should be stamped. क्या मैं यहां से आगे बढ़ूं? और इसके अंदर दो पार्टियां होती हैं, एक मेकर और एक पे। क्या मैं आगे बढ़ूं? एक होता है मेकर और दूसरा होता है पे। ओ भाई लोग, आगे बढ़े क्या? डाउट तो नहीं है? हर्षित ठाकुर पूछ रहे हैं बोनाफाइड का मतलब क्या होता है। हर्षित ठाकुर, दो वर्ड होते हैं पूरे लॉ में, एक होता है बोनाफाइड, एक होता है मालाफाइड। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, विथ गुड इंटेंशन, और मालाफाइड मीन्स विथ बैड इंटेंशंस। सो कहीं वर्ड अगर मालाफाइड आता है तो फ्रॉडुलेंट पर्पस है, मालाफाइड आता है मतलब दूषित उद्देश्य है, और अगर बोनाफाइड आता है तो पवित्र उद्देश्य है। समझ में आ गया बंधु? आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? फिर से ये एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, लेकिन इसमें क्या है, एक ऑर्डर है। साइंड बाय मेकर डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम। इसमें आदेश दिया जा रहा है किसी और पर्सन को कि कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी पे करो, या तो किसी बंदे को, या तो उसके ऑर्डर पर, या तो बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को। और इसे हमने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज। एक इंस्ट्रूमेंट जो क्या है, इन राइटिंग है, अनकंडीशनल ऑर्डर रखता है, मेकर साइन करता है, और मेकर डायरेक्ट करता है किसी दूसरे पर्सन कि तुम पे करो, किसी तीसरे बंदे, या तुम तीसरे बंदे को, या उसके ऑर्डर पर, या वेर, क्या, सर्टन सम ऑफ मनी, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट भी बनाऊंगा मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है। सर, उसे हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज भी मैं आपको बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मिस्टर सुनील, नहीं, मिस्टर अभिजीत सिंह खनूजा। प्लीज, 10 लाख। 4 months आफ्टर डेट, पे मिस्टर रंजन मित्तल a sum of rupees
और वैल्यू रिसीव। यहाँ ये भी लिख सकते थे कि टू रंजन मित्तल और टू हिज ऑर्डर, और ये भी नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखते, और लिख देते बेयर, पे bearer a sum of rupees 10 lakh for the value received। यहाँ होते सुनील खत्री, और यहाँ होते रविजीत खनूजा। रविजीत खनूजा है ड्रॉई, सुनील खत्री है ड्रॉवर, और रंजन मित्तल है पी। ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है ड्रॉई पे कि तुम पेई को क्या कर दो, पेमेंट। इसे कहते हैं हम क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर कहता है ड्रॉई को कि तुम पे कर दो किसको, पेई को। इसे क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो भी ये बात है कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या होना चाहिए राइटिंग में। लेकिन यहाँ अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं होता, यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, टू पे। साइन कौन करता है, ड्रॉवर। ऑर्डर क्या होता है, मनी पे करो, और मनी कैसी, निश्चित। और ड्रॉवर ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टेन। और क्या होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए। अब ड्रॉवर ड्रॉई और पे मस्ट बी सर्टेन का मतलब क्या होगा, कि भैया ड्रॉवर भी सर्टन है, ड्रॉई भी सर्टन है, और पे भी सर्टन है। मतलब रविजीत सर नाम के एक व्यक्ति मौजूद है, सुनील खत्री नाम के एक व्यक्ति मौजूद है, रंजन मित्तल नाम के एक व्यक्ति मौजूद है। तीनों डिफाइनाइट पर्सन, दैट इज द पॉइंट। तो भाई एक हुआ प्रॉमिसरी नोट और एक हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब एक महान बात आती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में अंतर क्या है। गिन लो हाथ पे, रटने की कतई जरूरत। पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिख दो। दूसरा, एक में दो पार्टी होती है, मेकर और पेई। एक में तीन पार्टी होती है, ड्रॉवर ड्रॉई और पेई। एक में अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, एक में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। एक में अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, एक में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। एक में एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होती, दूसरे में एक्सेप्टेंस जरूरी होती। प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेबल टू बेarer। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेबल टू bearer while bill of exchange can be drawn payable to bearer but cannot be payable to bearer on demand। Cannot be payable to bearer on demand। कभी भी आके खड़ा हो जाऊं और पैसे दे दूं ऐसा नहीं। हाँ, 3 महीने बाद का बेरर बीओई दे सकता हूँ। 3 महीने बाद जो भी बंदा आएगा मैं उसे पैसे दूंगा तो वो चल सकता है। लेकिन कभी भी मेरे पास कोई भी बंदा आया तो दे दूंगा, ये नहीं चलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच का डिफरेंस समझ में आया। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया।
क्या हम आगे बढ़ें? अभी रुक जाओ, देखते हैं कौन कौन एक एक हो सकता है। चलिए, अब बात आती है कि चेक क्या है। सर, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, बात ही खत्म हो। जितनी कैरेक्टरिस्टिक बिल ऑफ एक्सचेंज की थी वो सारी यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ एक अंतर है, यहाँ ड्रॉई जो होगा वो स्पेसिफाइड बैंकर ही होगा। क्या होगा? स्पेसिफाइड बैंकर ही होगा। और ये हमेशा एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ये हमेशा डिमांड पर ही इंस्ट्रूमेंट होगा। इसमें इलेक्ट्रिक इमेज भी आ जाती है, ट्रंकेटेड चेक भी आ जाती है, वो सब तो ठीक है। लेकिन एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ हुआ और सिर्फ पेबल ऑन डिमांड ही है, expressed to be payable otherwise than on demand। इसका मतलब क्या हुआ? पेबल ऑन डिमांड है कि पेबल ऑन टाइम ही है? Tell me, क्या मतलब हुआ इसका? पेबल ऑन टाइम ही है या पेबल ऑन डिमांड भी है? नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। तो क्या ये पेबल ऑन टाइम हो सकता है? कभी नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि पोस्ट डेटेड चेक कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि चेक तो हमेशा डिमांड पर पेबल है। जब मैं आके खड़ा हुआ तब तुम्हें पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चेक कैन नॉट बी टाइम इंस्ट्रूमेंट, इट इज ओनली अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। पढ़ेंगे अभी अपना टाइम इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट सब पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान होना चाहिए। अब अगर अपन देखें तो ऑल इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज तो आई जाएगी। ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर आ जाएगा। पेबल ऑन डिमांड, चेक डज नॉट रिक्वायर स्टैंपिंग और एक्सेप्टेंस। अब चेक को स्टैंपिंग और एक्सेप्टेंस की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये तो पहले से ही एक्सेप्ट हुआ होता है। अब किसी दिन उनको लगा कि यार बॉस, बहुत हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में तो बच्चा रट के आया अंतर। आओ जरा इसके मजे लें। बता रहे भाई, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला, ड्रॉई। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी हो सकता है, चेक में ड्रॉई सिर्फ स्पेसिफाइड बैंकर होगा। दूसरी बात, टाइम। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेएबल ऑन टाइम, बट check cannot be payable on time. Check can only be payable on demand. Bill requires acceptance. Check doesn't require acceptance. Bill requires stamp. Check doesn't require any stamp. That's it. अब अगर उसने आपसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रॉमिसरी नोट, तो आपको प्रॉमिसरी नोट की सारी, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में जो अंतर थे वो तो देने ही पड़ेंगे, साथ में चेक के अंदर भी देना पड़ेगा। तो बी रेडी कि वो कोई भी डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। दैट क्लियर? नाउ बेटा अंजलि, जितने कंसेप्ट मॉड्यूल में दिए हैं वही पढ़ो। उससे बाहर के कंसेप्ट पढ़े तो अपन कभी गड़बड़ा जाएंगे। ये वो वक्त नहीं है। हाँ, इससे पहले पढ़ लिए होते तो बात अलग थी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सिर्फ 15% आपके सिलेबस में है, बाकी 85% है ही। अब उन 85% में इतनी सारी बातें आती हैं तो वो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। एक होता है बेरर। जब
किसी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे चेक हो, अगर एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि किसको दे दो, बेरर को, तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? बेरर इंस्ट्रूमेंट। या इंस्ट्रूमेंट बेरर तो नहीं था, इंस्ट्रूमेंट तो ऑर्डर ही था, लेकिन इस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट तो बेरर ही नहीं था, इंस्ट्रूमेंट क्या था? ऑर्डर। देखो, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? चलो, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर। ऑर्डर क्यों? क्योंकि बोला गया है 4 महीने बाद पे मिस्टर रंजन मित्तल। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया? ऑर्डर। और अगर मैं यहाँ लिख दूं रंजन मित्तल और टू हिज ऑर्डर, तो भी ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। और रंजन मित्तल सर इस इंस्ट्रूमेंट को पलटते हैं और पलट के लिख देते हैं पेड टू बियरर, और यहाँ साइन कर देते हैं रंजन मित्तल सर स्टैंप लगा के। तो हम कहेंगे कि रंजन मित्तल सर ने इस डिमांड इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, इस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को क्या बना दिया? बेरर। उन्होंने इसको ऑर्डर से कन्वर्ट कर दिया किसमें? बेरर। क्या आपको समझ में आया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे कन्वर्ट हुआ बेरर इंस्ट्रूमेंट में? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू बेरर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। डिड यू गेट माय पॉइंट? और मान लो अगर यहाँ रंजन मित्तल नहीं लिखा होता, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाता? बेरर, है ना? अब जो ये बेरर इंस्ट्रूमेंट हो गया है, इस पर अगर यहाँ लिख दिया जाता, जिसने भी लिखा होता वो लिख देता रंजन मित्तल, तो यही बेरर इंस्ट्रूमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। या बेरर से किस में कन्वर्ट हो जाता? ऑर्डर। आप ऑर्डर को बेरर में, बेरर को ऑर्डर में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ क्या बोला कि बेरर इंस्ट्रूमेंट कौन है? तो सर बेरर इंस्ट्रूमेंट वो है कि या तो शुरू से ही लिखा जाए कि ये क्या है? बेरर है, या फिर जो लास्ट एंडोर्समेंट हो वो ब्लैंक छोड़ दिया जाए। यानी मित्तल सर ने, मान लिखा मित्तल सर ने लिखा पे टू दीपक, तो भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ, है ना? दीपक सर के पास गया तो दीपक सर ने क्या लिखा? पे टू असीम, अभी भी क्या रहा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। मैंने क्या किया? मैंने लिख दिया पे टू राज, पे टू, और उसके बाद छोड़ दिया ब्लैंक। तो अब मैंने इस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया? बैरर इंस्ट्रूमेंट में। दीपक सर ने पे टू असीम लिख के दीपक मूलचंदानी कर दिया, मैंने पे टू बैरर करके असीम त्रिवेदी लिख दिया। तो लास्ट इंडोर्समेंट क्या हो गया? बैरर। लास्ट इंस्ट्रूमेंट बैरर होते ही ये इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर से क्या कन्वर्ट हो गया? इंस्ट्रूमेंट। अरे हेलो, समझ में आया क्या कुछ? आगे बढ़ूं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल टू ऑर्डर, मतलब रविजीत सर को पे करो, मित्तल सर को पे करो। इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, उसमें लिखा ही हुआ है कि मित्तल सर को पे करो। व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन रंजन मित्तल and does not contain words prohibiting its transfer, that is, it is transferable by endorsement and delivery, does not contain words prohibit its transfer, मतलब उसमें ये नहीं लिखा हो रंजन मित्तल को ही दिया जाए, किसी और को ना दिया जाए, तो आपने तो नेगोशिएशन ही प्रोहिबिट कर दी। ये रंजन मित्तल के पास राइट होना चाहिए कि वो चाहे तो खुद ले या वो किसी को एंडोर्स कर दे, तभी तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, नहीं तो कैसे कहलाएगा? अब आते हैं इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सबकी मिली जुली। सबसे पहली बात, राइटिंग में हाउ साइंड, हाँ। फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, हाँ। टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, हाँ। कितनी भी बार नेगोशिएट हो सकता है, हाँ। अनकंडीशनल प्रॉमिस या अनकंडीशनल ऑर्डर होता है,
मनी में ही होता है, ऐसा नहीं कि मैं तुमको 2 जूते देने का वचन देता हूँ, नहीं, मनी ही चाहिए। और मनी कैसी चाहिए? सर्टेन चाहिए। कि और इंस्ट्रूमेंट की क्या चाहिए? डिलीवरी चाहिए। ड्राइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, डिलीवर भी करना पड़ता है। तो क्या पहले चार्ट में सारी चीजें क्लियर हैं? मैं आगे बढ़ूं? पहले चार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़े? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? सर, एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है बेरर इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बेरर, और द लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, अभी पढ़ा। सर, एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेबल टू रंजन मित्तल और पेबल टू रंजन मित्तल्स ऑर्डर, बस। लेकिन ये ध्यान रखना कि विच डज नॉट रेस्ट्रिक्ट इट्स फर्दर ट्रांसफर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल रंजन मित्तल को ही भुगतान किया जाए, किसी और को नहीं। तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रह जाएगा, वो तो एक लेटर है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सर, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट तो बहुत क्लियर है, विच इज नॉट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। विच इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट? ड्रॉन इन इंडिया प्लस पेबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। आओ जरा थोड़ा और अच्छे से पढ़े। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट और इंडियन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ऑन इन पेबल इन चलिए लिखते हैं पहले, पेबल इन नहीं, ड्रॉन ऑन पेबल। क्या बोला? ड्रॉन कहाँ होना चाहिए? इंडिया। प्लस इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक होना चाहिए पेबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ड्रॉन ऑन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया या पेबल इन इंडिया। अब जरा ध्यान से समझो। गोवा में एक इंडियन ने गोवा में एक फॉरेनर पर एक बिल ड्रॉ किया जो लंदन में पेबल था। एक इंडियन ने एक फॉरेनर पर इंडिया में एक बिल ड्रॉ किया जो पेबल कहाँ था? लंदन। तो पहली बात तो ड्रॉन इन इंडिया हुआ।
और जैसे ही वो ड्रॉन इन इंडिया हुआ वो तो समझ में आ गया। पर ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है क्या? नहीं, ये तो फॉरेनर है जो फॉरेन से आए हैं। हेलो। और पेबल कहाँ है? फॉरेन में। तो ये कौन सा बिल हो गया? फॉरेन बिल। भले ही ड्रॉ इंडिया में हुआ है, लेकिन ड्रॉ भी फॉरेनर पे हुआ है और पेबल भी फॉरेन। अच्छा, मान लो ड्रॉ इंडिया में, ड्रॉ अभी भी किस पे हुआ है? फॉरेनर पे ही हुआ है। लेकिन पेबल एट गोवा है तो ये क्या हो जाएगा? इनलैंड बिल हो जाएगा। या ये एक इंडियन ने ड्रॉ किया है, लेकिन ड्रॉ किया है दूसरे इंडियन पे, और वो पेबल कहाँ है? लंदन में। तो भी कौन सा बिल हो जाएगा? इनलैंड बिल हो जाएगा, क्योंकि कोई दो कंडीशन, मतलब ये तो इसेंशियल कंडीशन है ही। इसके साथ या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए या ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो कौन सा बिल बन जाता है? फॉरेन। समझ में आया सभी को? और अगर यहाँ पर गोवा में एक फॉरेनर बिल रेस करे तो क्या दिक्कत है? देखो, पहली बात आपने क्या किया? ड्रॉन इन, ड्रॉन इन इंडिया ही तो हो रहा है। भले ही कर फॉरेनर रहा है, उससे क्या मतलब? ड्रॉन इन इंडिया बोला है, तो मतलब सीधी सी बात है, यहां पर मुझे इंडिया चाहिए, प्लस यहां पर मुझे इंडियन चाहिए, या फिर मुझे इंडिया चाहिए। इंडिया प्लस इंडियन और इंडिया। चाहे इंडिया में फॉरेनर करे प्लस इंडियन और यहाँ फॉरेन, तो भी चलेगा। मेरा ऐसा है, इंडिया में ड्रॉ हो, साथ में इंडियन पर ड्रॉ हो या इंडिया में पेबल। सिंपल। इसे हम कहते हैं क्या? फॉरेन बिल। समझ में आ गया? फॉरेनर अगर रेसिडेंट इंडिया में कर रहा हो लेकिन बिल इंडिया में एक व्यक्ति पे ड्रॉ हुआ है, पेबल अगर लंदन में हो रहा है, तो भी चलेगा ना? दिक्कत थोड़ी। क्या फॉरेन बिल समझ में आ गया बच्चों? एवरीवन। वापस पूरा समझा देता हूँ। इंडिया में ड्रॉवर है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो फॉरेनर है। फॉरेन में ड्रॉवर है, चाहे वो इंडियन है, चाहे फॉरेनर है। ठीक है। ड्रॉन ऑन रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया। एबल इन इंडिया भी हो सकता है, और पेबल इन फॉरेन भी हो सकता है। यहाँ भी पेबल इन इंडिया भी हो सकता है, और पेबल इन फॉरेन भी हो सकता है। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट भी हो सकता
अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक के बाद एक देखते जाओ। पहला, बंदा इंडियन है और उसने इंडिया में ही बिल ड्रॉ किया है। इंडियन ने इंडिया में बिल ड्रॉ किया, रेसिडेंट इन इंडिया पे और पेबल इन इंडिया में है, तो पहली चीज हो गई, ये कौन सा बिल हो गया? इनलैंड बिल हो गया, क्योंकि इसमें तो सब कुछ क्या है? इंडिया है। हेलो, पहली चीज समझ में आई सबको? अब एक इंडियन है, उसने इंडिया में एक नॉन रेसिडेंट इंडियन पर बिल लिखा, लेकिन वो पेबल इन इंडिया है, तो इस दूसरी चीज को क्या कहेंगे? ये भी इनलैंड बिल कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों में से तो एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना। क्या मेरी दूसरी बात समझ में आई? अब लेते हैं तीसरी बात। एक इंडियन है, उसने इंडिया में एक नॉन रेसिडेंट को बिल लिखा, जो पेबल भी फॉरेन में था, तो ये क्या हो गया? फॉरेन बिल हो गया। कोई दिक्कत है? नॉन रेसिडेंट पर लिख रहे हो, पेबल इन फॉरेन है, तो ये कौन सा बिल हो गया? फॉरेन बिल हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? अब चौथी बात करते हैं। एक इंडियन ने ही बिल लिखा, इंडिया में ही बिल लिखा, नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट इन इंडिया पर बिल लिखा, लेकिन पेबल कहाँ रहा वो? फॉरेन में। तो क्या कहो? फॉरेन बिल है कि इंडियन बिल है? इनलैंड बिल है, क्योंकि रेसिडेंट इन इंडिया पे लिख दिया। अरे हेलो, समझ में आया? ये चार कॉम्बिनेशन बने हैं अभी। पांचवा, फॉरेनर ने बिल लिखा, लेकिन लिखा इंडिया में। फॉरेनर ने बिल लिखा, रेसिडेंट इन इंडिया पे बिल लिखा, पेबल इन इंडिया ही रखा, तो भी इनलैंड बिल। फॉरेनर ने बिल लिखा, फॉरेनर पर बिल लिखा, लेकिन फॉरेनर ने लिखा इंडिया में। फॉरेनर ने इंडिया में बिल लिखा, और लिखा किस पर? इंडियन पर। लेकिन पेबल कहाँ है? फॉरेन में। तो भी क्या है? पेबल कहाँ है? फॉरेन में। बताओ कौन सा बिल है? पेबल भी फॉरेन में, लिखा भी फॉरेनर पर। कौन सा बिल हो गया? फॉरेन बिल। हेलो। सातवां, फॉरेनर ने बिल लिखा, इंडिया में बिल लिखा, ड्रॉन टू रेसिडेंट पर्सन इन इंडिया, और पेबल कहाँ है वो?
फॉरेन में तो भी कौन सा बिल हो गया? इनलैंड बिल। मेरा ख्याल अब समझ में आ गया। और अगर पहली ही कंडीशन में क्या आ गया, ड्राइंग कहाँ हुआ है? फॉरेन में। तो चाहे इंडियन ने किया हो चाहे फॉरेनर से, सारे बिल क्या हो जाएंगे यहाँ पे? फॉरेन बिल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है अभी इससे ज्यादा तो नहीं समझना चाहिए फॉरेन बिल इंडियन बिल को। मतलब और क्या क्लैरिटी आपको चाहिए? कोई फॉरेन बिल, इंडियन बिल, क्लियर। अरे आगे बढ़े। तो एक हुआ कौन सा बिल? इनलैंड। एक हुआ कौन सा बिल? फॉरेन। अब आते हैं किस पर? इन कोड इंस्ट्रूमेंट पर और एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। इन कोड इंस्ट्रूमेंट कौन होते हैं? तो सर, इनकोड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट इन सर्टन रिस्पेक्ट। इंस्ट्रूमेंट जिस पे पेई का नाम नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखा, सिर्फ साइन कर दिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। कुछ चीजें उस इंस्ट्रूमेंट में छोड़ दी है। तो भाई साहब ये समझ के रख लेना कि द पर्सन साइनिंग एंड डिलीवरिंग द इनकोट इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल टू होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर तुमने ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करके दे दिया तो तुम साइन करने वाले भयंकर रूप से लायबल। तुम साइन करने वाले बिल्कुल लायबल हो। किस किस के लिए? होल्डर के लिए भी और होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए भी। अब फिर से अपने को थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। होल्डर का मतलब होता है, holder of a promissory note or bill of exchange or check means any person entitled, पहली बात, entitled in his own name to the possession thereof, okay, and to receive or recover the amount due thereon from parties there, where the note, bill of check or lost or destroyed, holder is a person so entitled at the time of such loss or destruction, या कोई negotiable instrument गुमा तो लास्ट में कौन उसका, किसका अधिकार था उस पर, वही क्या कहलाएगा? होल्डर। मेरे नाम में चेक है, मेरे अकाउंट में लगाना है। मेरे नाम में चेक है और मुझे मेरे अकाउंट में लगाना है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ। मेरे अकाउंट, मेरे नाम में चेक है और मुझे अपने अकाउंट में लगाना है, तो मैं कौन हो गया? होल्डर। मेरे नाम में प्रॉमिसरी नोट है और मैं लेने जाने वाला हूं और मैं पैसा ले लूंगा, मैं कौन हो गया? होल्डर। मेरे नाम में बिल ऑफ एक्सचेंज है और मैं उस ड्रॉवर से और ड्रॉई से पेमेंट लेने की पूरी योग्यता रखता हूं, तो मैं क्या हो गया? होल्डर। ले, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन? Any person who, for consideration, become the possessor of promissory note, bill of exchange or check before the amount mentioned become payable and without having sufficient cause to believe that any defect exists in the title of the person from whom it is delivered, is title. आइए जरा एक बार पहले इसको समझ लें, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को पढ़ें।
ये देखो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज था। इधर आ जाए पेज, कोई बात नहीं। इस पेज को मैं डिलीट करता हूँ। नहीं, अब जरा समझते हैं क्या चक्कर है। देखो, अगर मैंने एक एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट दिया, एक मिनट अभी पहले बंद फोल्डर समझ लिया। यहाँ क्या लिखा है? रंजन मित्तल। ये बिल इस वक्त किसके पास है? ध्यान से सुनना बच्चों, है ना? ये बिल इस वक्त किसके पोजीशन में है? तो सर ये बिल पोजीशन में है रंजन मित्तल के। और इस पर रिकवरी राइट किसके पास है? रंजन मित्तल के पास। तो रंजन मित्तल क्या हो गए? होल्डर। पोजीशन में भी इनके हैं और रिकवरी के राइट भी इनको हैं। तो रंजन मित्तल सर क्या हो गए? होल्डर। यहाँ रंजन मित्तल सर का नाम तो नहीं लिखा है, पर बेरर लिखा है। लेकिन इसका पोजीशन भी किसके पास है? रंजन मित्तल सर के पास है। और रिकवरी के राइट्स भी किसके पास है? रंजन मित्तल सर के पास है। तो रंजन मित्तल सर क्या कहलाएंगे? होल्डर। इस पर लिखा तो दीपक मूलचंदानी, लेकिन दीपक मूलचंदानी ने एंडोर्समेंट जो किया है वो रंजन मित्तल के नाम पे किया है। और इसका पोजीशन अभी किसके पास है? रंजन मित्तल सर के पास है। और इस पर रिकवरी के राइट्स भी किसके पास है? रंजन मित्तल सर के पास है। तो रंजन मित्तल सर क्या हुए? होल्डर। क्या आपको होल्डर समझ में आया? Who is holder? Holder of a promissory note, bill of exchange, or check means any person entitled in his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount due wherein from the parties thereto. That's called holder. अब आइए जरा होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ते हैं। ध्यान से समझना। सुनील खत्री ने एक बिल ड्रॉ किया 10 लाख रुपए का। रविजीत खनूजा, क्योंकि रविजीत सिंह खनूजा को इन्होंने क्या किया था? सेल किया था। उस सेल के बदले बिल ड्रॉ किया। रविजीत खनूजा ने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया और ये बिल किसके पास पहुंच गया? सुनील खत्री के पास। सुनील खत्री ने इसे रंजन मित्तल को दे दिया, क्योंकि रंजन मित्तल ने सुनील खत्री को सेल की थी। उस सेल के बदले में इन्होंने क्या दे दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। किसको? रंजन मित्तल को। रंजन मित्तल ने इसे इंडोर्स कर दिया दीपक मूलचंदानी के नाम पे, क्योंकि इन्होंने दीपक मूलचंदानी ने इनको सेल की थी, तो इन्होंने इंडोर्स कर दिया ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज। दीपक मूलचंदानी जब घर जा रहे थे, उनसे ये बिल हो गया लॉस्ट। ये बिल मिल गया मुझे। ये लॉस्ट बिल मिल गया मुझे। मैंने कहा वाह, 10 लाख है, इंडोर्स ही तो करना है। मैंने हर्षित द्विवेदी से
10 लाख रुपए का माल लिया था और मैंने हर्षित द्विवेदी को ये 10 लाख रुपए दे दिए। हर्षित द्विवेदी ने अपना नाम लिखा और कहाँ पहुंचा? रविजीत खनूजा के पास और कहा कि लाओ पेमेंट दे दो। रविजीत खनूजा ने कहा, चोर चोर चोर। चोर चोर चोर। हर्षित ने कहा, मैं चोर नहीं, आपको मुझे पेमेंट देना पड़ेगा। रविजीत ने कहा, क्यों देना पड़ेगा? बोले, रुको, मैंने 10 लाख के कंसिडरेशन के बदले में एक ऐसा बिल प्राप्त किया है जिस पर आपके साइन है, और मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असीम त्रिवेदी इसके टाइटल के ऑनर नहीं। तो सद्भावनापूर्ण तरीके से लिए गए इस बिल के लिए मुझे आपको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या है वो? होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या मैं रविजीत के पास पहुंच जाऊं और कहूं कि मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं दिया, मुझे तो सड़क पे पड़ा हुआ मिला था। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? हर्षित द्विवेदी, जिसने 10 लाख रुपए का माल असीम त्रिवेदी को बेचा और असीम त्रिवेदी से मिले प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज का मालिक बना। इससे पहले कि उसकी डेट निकले और हर्षित द्विवेदी को पता ही नहीं है कि उसे जो दिया गया है असीम त्रिवेदी के द्वारा वो डिफेक्टिव है, तो हर्षित द्विवेदी का जो टाइटल है बिल्कुल क्लियर माना जाएगा और हर्षित द्विवेदी को पेमेंट किया जाएगा। इसे कहा जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। और अगर एचडी को ये पता है कि मैं ऑनर नहीं हूं तो भी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, फिर तो हम दोनों मिलके धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्या आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स समझ में आया? कोई भी बंदा जो कंसिडरेशन के कारण पोजिशन ऑफ प्रोमिसरी नोट बना है, चाहे वो बेरर को हो, चाहे कुछ भी हो, बिफोर वो मैच्योरिटी हो और उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं हो कि ये डिफेक्टिव था और फिर भी उसको लेना पड़ता है, तो उसे वो क्या कहलाता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये दोनों मैंने क्यों पढ़ा है? इसलिए क्योंकि इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमने सम ही फिल नहीं किया, एक इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया, उसमें जगह खाली छोड़ दी। ये भी खाली छोड़ दी। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? इनकोड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कुछ चीजें ब्लैंक। क्या ये एक इनकोड इंस्ट्रूमेंट है? यहां तक समझ में आया? अरे ये इनकोड इंस्ट्रूमेंट है, समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ू। तो ये एक एनकोड इंस्ट्रूमेंट है, ये हमें समझ में आ गया। अब ये एनकोड इंस्ट्रूमेंट सुनील खत्री सर जो ड्रॉवर थे, उन्होंने ही, होल्डर है, खत्री सर अब होल्डर है, खत्री सर ड्रॉवर भी है, खत्री सर होल्डर भी है।
खत्री सर चाहे तो यहाँ सुनील खत्री नाम लिख के ले लें, तो रविजीत सर को देना पड़ेगा। हाँ, कितना अमाउंट देना पड़ेगा? जितना उनके बीच में ट्रांजेक्शन था। अरे बोले ट्रांजेक्शन तो 5 लाख का था, क्या खत्री सर यहाँ 7.5 लाख रुपए लिख सकते हैं? मान लिया दिया खत्री सर अभिजीत सर ने 7.5 लाख का है, तो 5 लाख का है, तो क्या रवि खत्री सर यहाँ 7.5 लाख रुपए लिख सकते हैं? मुझे इस बात का जवाब दो। क्या सुनील खत्री सर 7.5 लाख रुपए यहाँ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जितना कंसिडरेशन लिया है सिर्फ उतना ही लिख सकते। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मान लो सुनील खत्री सर ने ये रंजन मित्तल सर को दे दिया, और रंजन मित्तल सर ने अपना नाम लिख के दे दिया, और रंजन सर ने भी 5 लाख का ही माल बेचा था, तो क्या रंजन सर इस पे 7.5 लिख सकते हैं? रंजन सर ने भी 5 का ही माल बेचा था, क्या रंजन सर इस पे 7.5 लिख सकते हैं? नहीं। लेकिन रंजन सर ने इसको दीपक सर को दे दिया, और दीपक सर ने भी 5 लाख का ही माल लिया था, तो क्या दीपक सर इस पे 7.5 लिख सकते हैं? नहीं। दीपक सर भी इस पे 7.5 नहीं लिख सकते। अब दीपक सर ने इसको एंडोर्स करने के बजाय दीपक सर से खो गया और मुझे मिला। और हर्षित ने 7.5 लाख रुपए का माल मेरे को बेचा था। अब हर्षित रविजीत से 7.5 मांग रहा है, 7.5 लिख के। क्या हर्षित 7.5 लिख सकता है? क्या हर्षित 7.5 लिख सकता है? क्योंकि उसने मुझे 7.5 का माल बेचा है। लिख तो सकता है, मिल भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टैम्प जो लगा हुआ है वो इतनी वैल्यू का होना चाहिए कि 7.5 लाख रुपए कवर कर दे। मिल तो जाएगा, लेकिन स्टैम्प इस वैल्यू का होना चाहिए कि 7.5 लाख तो मिल जाए। अगर स्टैम्प की वैल्यू 6 लाख हुई तो हर्षित को सिर्फ 6 लाख तक ही मिल पाएगा, और अगर स्टैम्प की वैल्यू 15 लाख तक हुई तो हर्षित 7.5 लाख रुपए ले लेगा। और यही छोटी सी बात मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की। अब जरा आप पढ़ो। ये चार्ट मैं खुद आपके लिए बना रहा हूँ, और इतने कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और इसीलिए ये पब्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फीस आपने मुझे दी है। नॉट डूइंग इट पब्लिक, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी पब्लिक नहीं करेंगे। ये सिर्फ नाट्य एकेडमी के उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने मुझे पेमेंट किया है। और अगर कोई बच्चे होपे ग्रुप में ज्वाइन हो गए बिना फीस दिए, और अगर वो पढ़ रहे हैं, तो देख लेना गुरु दक्षिणा दी नहीं है तुमने मुझे। चुपचाप पेटीएम कर देना मेरे को, मेरे 1500 रुपए। फ्री में अगर पढ़े निपट जाओगे। बिना गुरु दक्षिणा के खत्म। ये सिर्फ मैंने उनके लिए बनाए हैं जिन्होंने मेरे से पढ़ाई की। फीस दी है यार तुमने मुझको, मैं क्यों फ्री में बांटूंगा पूरे जमाने को? पागल हूं क्या मैं बिल्कुल फ्री में नहीं बांटूंगा, क्योंकि फीस तुमसे ली है। चुपचाप 1999 रुपीज मेरे नंबर पे पे कर देना, तो फेल हो जाओ तुम, अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो और यहाँ बैठे हो तो। ध्यान रख लेना, फ्री में नहीं पढ़ा जाता है, वो भी ब्राह्मण आदमी से ज्ञान ले रहे हो बिना गुरु दक्षिणा के। ये फ्री बैच नहीं। Liability on drawing of an quote instrument. Holder of such instrument cannot recover the amount in excess of the amount intended to be paid by the signer. साइनर को जितना अमाउंट पे करना था उससे ज्यादा आप पे नहीं कर सकते, लेकिन रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑन इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड इट इज कवर्ड बाय स्टैम्प एफिक्स्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स रिकवर कर सकता है उस अमाउंट तक जो स्टैम्प पर है,
लेकिन होल्डर सिर्फ कितना कर सकता है? वेरी सिंपल। देखिए, ये बैच नाहटा एकेडमी के बच्चों के लिए है। अगर आप एक इंट्रूडर हैं तो अभी से अपनी आदत बदलें, सही चुनें, चाहे उसके लिए पैसा देना पड़े, है ना? फ्री फंड में श्रीखंड खाना ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की सबसे पहली जरूरत होती है दैट यू शुड बी प्रोफेशनल, एंड आई एम ट्रू प्रोफेशनल। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट, और बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और इसलिए फ्री में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे फीस दी है। और ये चार्ट भी मैं सिर्फ उन्हीं को दे रहा हूँ। मैं एनवलप में भर के जमाने में फोकट नहीं बांटता हूँ कि लाओ मुझे तुम्हारा गूगल नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें चार्ट बांट दूं, ताकि तुमको फिर मैं इंटरमीडिएट के अंदर जब तुमको मुझे कैच करना हो तो मैं तुमको कैच कर लूं कि देखो मैंने तुमको फ्री में चार्ट दिए थे, अब तुम मेरे पास आ जाओ। इतनी गंदे काम मुझसे तो ना हो पाएंगे। आइए, तो ये हुआ आपका होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसके बाद आती है बात, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट? अभी अपन ने एक इंस्ट्रूमेंट लिया था, इस इंस्ट्रूमेंट पर अगर लिखा होता 4 months आफ्टर पे सुनील खत्री एन अमाउंट ऑफ 7.5 लाख, और ड्रॉ भी कौन कर रहे हैं? खत्री। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? अभिजीत। और पेई कौन है? खत्री। अगर ड्रॉवर और पेई सेम हो जाए तो अब इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मानूं कि प्रॉमिसरी नोट मानूं? अरे ड्रॉवर और पेई सेम हो गए तो यार ये तो प्रॉमिसरी नोट ही हो गया ना। रविजीत सिंह हो जाएगा कि हाँ खत्री सर मैं आपको पेमेंट करने वाला हूँ, या सुनील खत्री सर की इंदौर ब्रांच ने सुनील खत्री सर की भोपाल ब्रांच को ऑर्डर दिया कि रविजीत को पेमेंट कर दो। सुनील खत्री सर की इंदौर ब्रांच ने सुनील खत्री सर की भोपाल ब्रांच को ऑर्डर दिया कि रविजीत को पे कर दो। तो ये तो प्रॉमिसरी नोट हुआ ना, भले ही बिल ऑफ एक्सचेंज दिख रहा है वो, उससे क्या फर्क पड़ता, पर है तो प्रॉमिसरी नोट ना। इज दैट क्लियर? है तो प्रॉमिसरी नोट ना। इज इट? हेलो? तो दो स्लाइड समझ में आ गई आपको? एक और दो। बाकी की दो स्लाइड करेंगे कल। फिर मिलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ कल एक बार। गुड बाय। दूसरी पढ़ाई करो फटाफट।